जिम्मेदारी थोपे या राज्य सरकार ये कहे कि उन्हें केंद्र से सही मदद नहीं मिली। मौका तो यह है कि आज 70,000 लोगों की जानें फंसी हुई हैं और ये सब कुछ सरकारी लापरवाही का नतीजा है। राहत कार्य भी इसी वजह से आज सबसे ज्यादा बाधित है। वाषणी जी, बहुत ही संक्षेप में, पर्यावरण के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और बाद में कहते हैं गलती हो गई। क्या इस गलती को माफ कर देना चाहिए? छेड़छाड़ नहीं करते, हम उसके साथ में बिल्कुल अन्याय करते हैं और लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं और इसकी वजह से आज हमको इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है और ये बड़ा दुख का विषय है। और मैं समझता हूं कि अगर हमने इससे पिछले कितनी दफे बाढ़ आई है लेकिन उससे हमने कोई सीख नहीं ली है जी। और अब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि बाढ़ गई और बात गई, तो इससे हमको समझना चाहिए कि आगे इससे भी बड़ी त्रासदी हो सकती है। इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये त्रासदी ने अपना इतना प्रकार विकराल रूप लिया है। पहली बात तो ये है कि जितने भी वाटर शेड हैं और वाटर ग्रहण क्षेत्र हैं उनके अंदर जितनी वनस्पति है उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया है, उनको काट दिया गया है और सारे पेड़ पौधों को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो संरक्षण को करते थे जमीन का, जिसकी वजह से कटाव रुकता था और पानी की जो तीव्रता थी उसको कमी आती थी, उस सब के अंदर कमी आई है। तो अभी हुआ क्या है कि जितना पानी आया है वो सीधा नदी में गया है और उसकी वजह से जो मिट्टी कटी है उससे नदी की जो कैपेसिटी, पानी कैरी कैपेसिटी थी उसके अंदर कमी हुई है। और दूसरी बात यह है कि बेरोक टोक वहां पे जो निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कितनी जाने गई हैं। 70,000 लोग तो फंसे हुए हैं और कितने लोग मर गए हैं उसका आकलन तो अभी थोड़ी देर बाद ही होगा। उसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वाषणी जी, लेकिन एक और पहलू है शशांक जी। ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और साथ साथ वहां पर रास्ते बनाने के लिए या फिर पौधों को काटकर वहां पर बस्तियां बसाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स किए गए। वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह के एक्सप्लोजन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको लगता है कि राज्य सरकार को अगर वक्त रहते इस पर सचेत रहती तो आज ये त्रासदी देखने को नहीं मिलती? ये भूस्खलन जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ नहीं होता। जो उत्तराखंड की भू संरचना है वो काफी अनस्टेबल है क्योंकि हिमालय एक नई पहाड़ है और उससे ज्यादा जो वार्ष्णेय साहब ने अभी जिक्र किया जी कि रैम्पेंट अर्बनाइजेशन, आपने हर जगह घर बना दिया, जो नदी का डूब क्षेत्र था उसमें घर बना दिया आपने, जो नालों का रास्ता था उसमें घर बना दिया आपने, पत्थर तोड़कर सड़क बनाई लेकिन उसकी जो स्लोप थी वो स्टेबल नहीं रही, उस पे उस तरह के पेड़ नहीं लगे जो उन्हें रोक सके। तो ये सब एक साथ मिलकर एक बड़े भूस्खलन को जन्म दिया। वहां पर जी 2 त्रासदी थी मुख्यतः, एक राष्ट्रीय आपदा है यह, लेकिन इसमें एक भूस्खलन बड़े स्तर पर जी और एक नदी का बहुत बड़ा सैलाब पानी का। जी, पानी, कीचड़ और पत्थर एक साथ चला आना अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी बनता हुआ दिखाई दिया था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुबोध जी जल्द से जल्द हमसे जुड़ेंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल वो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं इसलिए अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आइए हम आपके सामने कुछ और सवाल उठाते हैं। आखिरकार क्यों ये हो रहा है, कि किस वजह से ये त्रासदी आई, इसके बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज मौजूदा राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में क्यों लापरवाही बरत रही है, क्यों कोताही बरत रही है? सवाल यहां यह खड़ा होता है कि अगर 70-75,000 लोग फंसे हुए हैं और 20 हेलीकॉप्टर हैं, तो क्या 20 हेलीकॉप्टर काफी हैं इन तमाम लोगों को बचाने के लिए? क्या यही एक जरिया बच गया है? क्या ज्यादा और हेलीकॉप्टर्स नहीं बुलाए जाने चाहिए थे? उससे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आप वहां पर सैनिकों को पहले पैराट्रूप कर उतार दें तो हो सकता है वो लोगों को बचा सकते हैं। ऐसी तमाम योजनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल राज्य सरकार की कार्यक्षमता पर आज खड़ा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। बॉम्बे से आए इधर आके फंस गए, खाने में एक पाती जमाना भी घूम गया, परदेसी क्यों नहीं हेल्प करते मेरे बच्चे भी? सानू क्यों नहीं पता लगता साडा बच्चा कितने तुम क्या यही करते? मेरे को जवाब दीजिए, आप क्या यही करते? तो क्या मैं खुद भी जवाब देते? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारा भाई मर जाए, गम भी है और गुस्सा भी। कोई अपनों की तलाश में भटक रहा है तो कोई खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। कुदरत के कहर ने उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया है। लोग अभी तक जहां के तहां फंसे हैं। आपदा के 100 घंटे गुजर जाने के बाद भी न तो लोगों को वहां से पूरी तरह निकाला जा सका है
और न ही उनको किसी तरह की राहत पहुंचाई जा सकी है। And totally around 2,000 persons in Gangotri, we are totally stranded. No help, no electricity, no telephone is working, and the water supply is totally cut off. We are in a very massacre condition. तस्वीरें कितनी भयावह हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केदारनाथ में सब कुछ खत्म हो गया है। केदारनाथ में रामबाड़ा का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी तक मयसर नहीं हो रहा। स्थिति यह है कि कल हम केदारनाथ में थे और हम 35-40 घंटे रहे होंगे वहाँ। एक एक पैदल गए, लोगों से मिले, वहाँ केदारनाथ जी में उतर करके वहाँ लोगों जो ऐसे 4 दिन तक जिनको पानी न मिला हो, कुछ न मिला हो। पानी की स्थिति है कि जो उनके तन पर कोई कपड़ा था वो उन्होंने जो बर्फ है, बर्फ को बीच में डाल करके यूं गूंद करके पानी अपने मुंह में टपकाते रहे थे। बच्चे बिलख रहे थे। हैरत की बात है कि जिन इलाकों में सरकारी हेलीकॉप्टर और राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, वहां रमेश पोखरियाल निशंक अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचे और लोगों से उनके हाल चाल जानने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर निशंक को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। तुम क्या यही करते? मेरे को जवाब दीजिए, आप क्या यही करते? तो क्या मैं खुद भी जवाब देते? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा लड़का मर जाए। लोगों का गुस्सा वाजिब है, लेकिन निशंक भी उनको कोई भरोसा नहीं दे सके। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उन्होंने इसका ठीकरा सरकार के सिर फोड़ दिया। मुझे इस बात का अफसोस जरूर है क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को यहाँ भी कहा था कि हमारी पार्टी हमारा पूरा सहयोग है। इस आपदा के समय में मैं हर कीमत पर इस गवर्नमेंट क्योंकि हम मिलकर के इस आपदा का हमको मुकाबला करना है। लेकिन मुझे इतनी संवेदनहीनता शायद कहीं नहीं लगी कि हम वहाँ पर एक पटवारी तक नहीं था। बद्रीनाथ में पटवारी क्या, होम गार्ड तक नहीं है, वहाँ पर सिंगल होम गार्ड नहीं है। हालांकि निशंक से उलट सरकार दावा कर रही है कि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और जल्द ही तमाम फंसे हुए लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लगातार मैं गौरीकुंड से लेकर बिल्कुल हेलीकॉप्टर को, और मैंने देखिए गौरी गांव और गौरीकुंड में तो लगभग 4-5 हजार आदमी अब भी है और हमने हेलीपैड वहां बना दिया है। एक क्योंकि हमारे बड़े हेलीकॉप्टर जो आर्मी के, एयरफोर्स के, वो वहां लैंड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर वो लैंड कर पा रहे हैं। लेकिन कल हमने 28 लोगों को गौरी गांव से, गौरीकुंड से निकाला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक के मुताबिक अभी तक केदारनाथ और उससे सटे इलाकों में कई हजार लोग फंसे हुए हैं। गौरी गांव में करीब 5000 लोग, मुनकटिया में पहाड़ी पर और गरुड़ पट्टी पर 1500 लोग फंसे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं। 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त से फंसे इन लोगों के पास न तो पीने का पानी है और न खोने के लिए अन्न। बावजूद इसके सरकार को भरोसा है कि जल्द हालात फिर से बहाल हो जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राहत कार्यों पर सवालिया निशान लगाते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं राहत कार्यों में देरी के और बदइंतजामी के। उन्होंने दावा किया है कि अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं जहां तहां और उनके बचाव कार्य में वो तेजी नहीं है। राज्य सरकार ने वो चुस्ती नहीं दिखाई और जो लोग शिविरों में जो लाए गए हैं उनके लिए ना तो पानी है पीने का साफ, ना ही चिकित्सा सेवाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं, ना ही उनको गर्म कपड़े मुहैया कराए जा रहे हैं। अब इसे प्राकृतिक आपदा पर राजनीति कहें या पूर्व मुख्यमंत्री के दिल का दर्द, लेकिन इतना जरूर है कि राहत कार्यों में देरी से सैकड़ों लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ गौरव राजगुप्ता, उत्तराखंड न्यूज नेशन। अब राहत कार्य की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको एक निजी एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूं। हमारे एक मित्र वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुझे खुद ही फोन पर बताया वो सुरक्षित वापस आ गए हैं और उन्होंने मुझसे यह बताया कि उन्होंने 8 लाख रुपए दिए सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ताकि हेलीकॉप्टर में गैर कानूनी तरीके से वो बैठ सके और उन्होंने अपनी जान बचाई 8 लाख रुपए में। यह स्थिति बन रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोश्यारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपदा प्रबंधन के साथ साथ उसकी तो लाचारी स्थिति बनती हुई दिख रही है, लेकिन वहां पर लोगों को बचाने के लिए जो राहत का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है या ना ही चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो दिक्कत क्या हो रही है कि
सरकार ने चूंकि सारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो वहाँ चलते अपने उसमें कर लिए हैं, और चूंकि आर्मी के कंट्रोल में सब चला रखा है जी, और जो दूसरे लोग जाना भी चाहे तो जाने में कठिनाई है। अब हमारे जितने लोग आपदा प्रबंधन में स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो तो केवल भंडारा ही तो खोल सकते हैं, थोड़ा बहुत लोगों को जगह तो दे सकते हैं, तो वो जिस मात्रा में हमारे कार्यकर्ता कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार को सबका सहयोग लेके करना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए था, उतना नहीं हो। कोश्यारी जी, सवाल यहाँ पर राज्य सरकार की कार्यक्षमता पर है। ये बात अलग है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर विकट है। ऐसे में सरकार अगर काम नहीं कर रही तो क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार देखो कुल मिलाकर के हेलीकॉप्टर से जो सामान आएगा, आखिर आप 3 दिन पैदल चल के जाएंगे और सामान अपने पीठ पे ले जाएंगे तो 3 दिन में तो आप उसको खुद ही खा लेंगे। इसमें दिक्कत क्या है कि वहाँ हेलीकॉप्टरों की ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, और अब क्या कहते हैं कि इस पे कुछ लोगों को गोचर ला के, कुछ लोगों को दूसरे हवाई अड्डे पे ला करके, कुछ को देहरादून हवाई अड्डे पे ला करके लोगों को भेजना चाहिए। और जो मैंने तो शुरू में कहा था कि इसको नेशनल कैलेमिटी या नेशनल, बिल्कुल ये राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित करना कोश्यारी जी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में काफी शायद बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, राहत का काम बेहतर हो सकता है। एक आखिरी टिप्पणी आपसे वाष्णी जी, राहत का काम बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा है यूं कहा जाए, और अभी मैंने जो आपके सामने एग्जांपल रखा, लोग पैसे दे देकर, जो पैसे वाले हैं पैसे दे देकर अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन वहां पर ना खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने का पानी है, और ऐसा लगता है कि 70,000 में से आधे से ज्यादा शायद वापस लौट भी ना पाए। ये बहुत ही दुख की बात है कि जो लोग बच भी गए हैं उनकी भी जान बहुत खतरे में है, और ऐसा इसलिए हुआ है कि हम पहले से तैयार नहीं थे, और हमने इन सब चीजों के मैं समझता हूं कि सिग्नल आने के बावजूद भी हमने उसके ऊपर कोई तैयारी नहीं की, और ये बहुत दुखद की बात है कि ये त्रासदी जो हुई है उसमें काफी कुछ जो इसकी जो रूप है और जो इसका प्रकोप है वो उसका हमारे अपने ही कारणों से बड़ा है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो आप उत्तराखंड में देख रहे हैं वो दरअसल हमारी करनी की वजह से है। हमने ध्यान नहीं दिया, उत्तराखंड के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और राज्य सरकार ने तो जाहिर सी बात है कभी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, आज ये सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं हम, जो कि अपने वेबसाइट पर भी हमने आपके सामने रखा था, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब दिया है। हमने आपसे सवाल पूछा आज का, क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो काफी है? इसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जवाब दिया, उसमें से 67% लोगों का मानना है कि नहीं, ये काफी नहीं है, जबकि 33% मानते हैं कि ये काफी है। जो अभी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है उससे कम से कम एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है, राज्य सरकार फिलहाल पंगु है, और ऐसे में अगर पैसे वाले हैं तो आपकी जान बच सकती है, पैसे हैं, लाखों हैं तो बचेंगे, वरना नहीं। ये स्थिति बनती दिख रही है। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं और फिर उत्तराखंड की त्रासदी की कुछ और तस्वीरें आपके साथ।